I'll start with a new topic. Ind AS 21, effects of changes in foreign exchange rates. So I can directly say it is comparable to accounting standard 11 that you learned at your CA inter level. तो AS 11 और Ind AS 21 में काफी सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर देखने मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्किप कर दिया गया है, जैसे आपका ट्रीटमेंट ऑफ पैरा 46A, हार्डली किसी को याद होगा. दैट वाज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज डिफरेंसेस टू द असेट और क्रिएटिंग दैट FCMITD अकाउंट. अगर याद हो तो वो फॉरेन करेंसी, हाँ FCMITD है, बराबर है, वो याद रहता है कुछ कुछ लोगों को. फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट करके कुछ बनता था, वो वाला पैराग्राफ यहाँ पे स्किप कर दिया गया. वो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है, वो इंड AS 1 में आता है, सॉरी इंड AS 101 में आता है, बट उसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे क्योंकि हम इंड AS 101 तक रुकेंगे नहीं उसके लिए. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो ट्रांजिशनल प्रोविजन इंड AS 101 में कवर्ड है वो हम रिस्पेक्टिव टॉपिक में या जब हम पहुंचेंगे तभी हम कर देंगे. सो यहाँ पर एक खुल जाता है इंड AS 101 का एक पॉइंट, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. इंड AS 101 हम अलग से करेंगे सबसे लास्ट में, बट उसके पहले अपने उसके सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करके हो जाएंगे. स्टार्टिंग में हम इंड AS 101 नहीं कर सकते, उसका रीजन है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट ही मालूम नहीं है. तो ट्रांजिशनल बताऊंगा तो बेहोश हो जाओगे. अगर एक्चुअल ट्रीटमेंट पता है कि ऐसे होना है, फिर मैं आपको ट्रांजिशनल बताऊंगा तो समझ में आएगा, हाँ अच्छा मैंने एक्चुअल में ऐसा किया बट ऐसा भी मैं कर सकता था. Now when I talk about Ind AS 21, the chapter revolves around three major parts. First, accounting for your foreign exchange transactions. That is the first major point. Secondly, the translation of your foreign operations. जो आप लोग उधर सीखते थे ना, इंटेग्रल ऑपरेशन, नॉन इंटेग्रल ऑपरेशन, करेक्ट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ऑपरेशंस ओवर हियर, बट दिस टाइम in foreign operations we will not only have branches but we will definitely have foreign subsidiaries, we will have foreign associates, we will have foreign joint ventures, and in few cases foreign branches also. few cases branches majorly सब ये आएंगे. एंड जब हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे इंड AS 110 तो वापस इंड AS 21 उसमें आएगा क्योंकि वी विल बी ऑल्सो कंसोलिडेटिंग बिटवीन फॉरेन सब्सिडियरीज एंड योर इंडियन और आई वुड से लोकल होल्डिंग कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी फाइनेंशियल्स बनाता है INR में और सब्सिडरी बनाता है डॉलर में. तो उनको कैसे हमें कंसोलिडेट करना है, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज ओवर देयर क्योंकि गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सबका वैल्यूएशन वहां पर आ जाता है. सो थोड़ा बहुत पॉइंट हम यहाँ पे सीखेंगे बट डिटेलिंग तो ऑब्वियसली कंसोलिडेशन के बाद ही होगा. सो दैट इज वन पॉइंट. And the third point where the standard revolves is translation into presentation currency. Translation into presentation currency, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका फंक्शनल करेंसी अलग है और आपका प्रेजेंटेशन करेंसी अलग है. आधे लोगों को तो ये नहीं समझा होगा सर फंक्शनल करेंसी क्या है. हमने तो रिपोर्टिंग करेंसी सुना है, करेक्ट, हमने फॉरेन करेंसी सुना है, ये फंक्शनल करेंसी क्या है. तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो आपको ये चैप्टर में देखने मिलेगा. आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में ये सीखा है कि इफ यू आर डूइंग द कंट्री इन विच यू ऑपरेट, करेक्ट, वहां का जो लोकल करेंसी होता है दैट इज कंसिडर्ड एज योर रिपोर्टिंग करेंसी, क्योंकि उस लोकल करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करते हो. दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग करेंसी. और रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा अगर आप किसी और करेंसी में ट्रांजैक्ट करते हो तो वो होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो जनरली इंडिया में लोकल करेंसी है INR, गांधी जी. तो हम सब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं INR में, बट ये किसके हिसाब से, AS 11 के हिसाब से. और अगर आपने INR के अलावा किसी और करेंसी में ट्रांजैक्ट किया, इट्स अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. बट एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 21 there is nothing called as reporting currency.
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फंक्शनल करेंसी. अब फंक्शनल करेंसी वो होता है जिसमें आप मेजरली अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हो, जिसमें आपके सेलिंग प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, आप कौन से करेंसी में बोरोइंग्स लेते हो, आप कैपिटल कौन से करेंसी में रेस करते हो, ये फंक्शनल करेंसी होता है. उसके 5 डिटर्मिनेंट्स है, 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, और जो भी करेंसी पांचों में से मैक्सिमम पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है वो होता है फंक्शनल करेंसी. तो फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन नहीं होता, वो अज्यूम होता है, क्योंकि जो आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन, उस करेंसी को फंक्शनल करेंसी मान लिया जाता है. मतलब सर अगर मैं इंडिया में बैठा हूं और मेरा पूरा धंधा डॉलर में होता है, मैं माल डॉलर में बेचता हूं, मेरे सेलिंग प्राइसेस डॉलर में डिसाइड होते हैं, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी डॉलर्स में बिलिंग करते हैं, करेक्ट, मैं अपने सारे खर्चे भी डॉलर में करता हूं, सैलरी डॉलर में देता हूं, रेंट भी डॉलर में पे करता हूं, खाली मेरा ऑफिस इंडिया में है, तो मेरी फंक्शनल करेंसी रुपीज होगी डॉलर होगी? सर डॉलर होगी. क्यों? पूरा धंधा तो डॉलर में चलाता है, बैठा इंडिया में अकेला. राइट? बहुत लोग हैं ऐसे हैं जो बैठे इंडिया में पर धंधा पूरा चलाते हैं यूएस में डॉलर पे. अपने आईटी कंपनी सारे वही तो करते हैं. अगर आप इंफोसिस की बात करो तो इंफोसिस का फंक्शनल करेंसी रूपी है, बट उसके मेजर जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में तो होते हैं. देखो, उनका सब बिलिंग्स डॉलर में होता है, उनके सेटलमेंट्स डॉलर में होते हैं, उनके कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस प्राइसेस डॉलर में डिटरमाइन करते हैं. तो सब कुछ डॉलर में हो रहा है, बट उसका मेजर क्या हो रहा है पता है? वो सारे खर्चे रुपीज में करता है, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज तो इंडिया में बैठे हैं, सबको पेमेंट तो वो रुपीज में कर रहा है, वो कैपिटल भी रुपीज में रेस करता है, करेक्ट. तो इसके लिए उसका फंक्शनल करेंसी डॉलर नहीं रुपीज हो जाता है. बट इंफोसिस के लिए ना बहुत पतली सी लाइन है बिटवीन डॉलर एंड आईएनआर. अगर इंफोसिस चाहे ना तो डॉलर को अपनी फंक्शनल करेंसी बोल सकता है, क्योंकि उसके काफी सारे पेमेंट्स डॉलर में भी होते हैं, बट मेजरली रुपीज में होते हैं, इसके लिए रुपी को फंक्शनल करेंसी बनाया. अब मैंने एक और वर्ड यूज किया, प्रेजेंटेशन करेंसी. वो मेरा थर्ड एस्पेक्ट है चैप्टर का, कि ट्रांसलेशन इनटू अ प्रेजेंटेशन करेंसी. अब अगर समझो मैं बोलता हूं कि सर इंफोसिस है, ठीक है, इंफोसिस की फंक्शनल करेंसी है डॉलर, क्योंकि उसका पूरा धंधा डॉलर में चलता है, फॉर एग्जाम्पल. अब इनकॉर्पोरेटेड कहां है? इंडिया में, इंडियन कंपनीज एक्ट में. टैक्स भी तो इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से भरता है. यूएस में तो टैक्स भरता ही होगा, बट उससे मुझे मतलब नहीं है. इंडिया में भी टैक्स भरता है, करेक्ट. अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है पता है? आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, बट आप डॉलर में तो फाइनेंशियल नहीं बनाओगे. फाइनेंशियल तो आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन करेंसी में. और प्रेजेंटेशन करेंसी वो होती है जो आपके वहां के लीगल रूल्स के हिसाब से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है. अभी इंडिया में अगर मैं लीगैलिटी के बेसिस पे जाऊं ना, तो मुझे अपने सारे फाइनेंशियल्स रुपीज में देने हैं. तो इंडिया में प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज है. तो जो कानून बोलता है ना जिस करेंसी में आपको ऑपरेट कर, मतलब सॉरी, फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करना है, वो आपका प्रेजेंटेशन करेंसी हो गया. तो इंफोसिस के लिए अगर डॉलर फंक्शनल करेंसी अगर है, फॉर एग्जांपल, नहीं है बट अगर मान के चलो है, बट उसका प्रेजेंटेशन करेंसी विल बी व्हाट? रुपीज. तो ये स्टैंडर्ड उस एस्पेक्ट को भी कवर करता है जहां पे आपको अपने फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में ट्रांसलेशन करना होता है, राइट. देन इसमें आपको एक और चीज समझना है कि जब अपना इंडेस 109 स्टार्ट होगा और हम लोग हेज कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, तो जो आपके फॉरेन करेंसी के हेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी अकाउंटिंग इंडेस 109 में कवर्ड है. खाली जो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स है, मतलब एक एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मालूम है? एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक फॉरेन करेंसी जुड़ा हुआ है. अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है ना वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, वेरिएबल वैल्यू है. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरा एसेट रेंट पे दिया और आप मुझे रेंट दोगे, ये होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि रेंट की वैल्यू तो सेम होती है. बट इसको मैंने बना दिया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. कैसे? सर आप मुझे रेंट दोगे डॉलर में, अब फॉरेन करेंसी तो फ्लक्चुएट मारेगा. बात समझ रहे हो? तो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स वगैरह है ना, तो वो सब यहां पे कवर्ड है, उसका प्रॉब्लम नहीं है.
बट जो स्पेसिफिक जो आपके हेज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर कवर्ड नहीं है, वो आपको इंडेज, और वैसे भी हेज कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को डिटेल में नहीं है। एट फाइनल लेवल ऑल्सो वो लोग ने हेजिंग को कवर नहीं किया हुआ है, उसका सिर्फ बेसिक थियोरी वगैरह दिया हुआ है, हेज अकाउंटिंग कवर नहीं किया है। अच्छा है कवर नहीं किया, इट इज नॉट दैट इजी। अच्छा है कवर नहीं किया। एम्बेडेड डेरिवेटिव में लोगों की नानी याद आ जाती है जब इंडेस 109 होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। वो एम्बेडेड डेरिवेटिव में एक पॉइंट आता है जहां पे दिखने में और सुनने में आपको लगेगा कि यू आर एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द डॉलर, बट एक्चुअली यू आर नॉट बाइंग द डॉलर, यू आर एक्चुअली सेलिंग द डॉलर्स। तो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हो सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दिखने में और सुनने में लगता है सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बट आप सेल नहीं कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो। तो वो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स में पॉइंट आता है, वो समझना इज लाइक बोलते हैं ना, इट्स अ टास्क। उसका एक लॉजिक है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू बिठाते हैं। अब किसी किसी को वो एक शॉट में समझ जाता है, किसी किसी को नहीं समझता है। मेरा एक बैच में ऐसे हुआ था, है तो 15 मिनट का कंसेप्ट, बट 2-3 स्टूडेंट नहीं समझ पाए, 1.5 घंटा लग गया था। वो पूरा मतलब वो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, सर कैसे वो एक ही बात पे अड़े हैं, नहीं सर पकड़ के, सर ये तो परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको सेलिंग कैसे बोल रहे हो। तो फिर अलग अलग एग्जांपल्स में बिठा बिठा के फिर उसको कन्विंस किया, क्योंकि एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट शुड गेट कन्विंस्ड, राइट। अभी कोई कोई लोग क्या रिजिड ही होता है, नहीं मैं तो कन्विंस ही नहीं होगा, तुम कुछ भी बोलते हो, तो उसको फिर कुछ नहीं कर सकते हम। बट ऐसे को भी अगर आप कन्विंस कर देते हो तो वो एक अलग ही हो जाता है, तो उसमें टाइम घुस जाता है कभी कभी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा क्लास में आओ, ऑनलाइन बैठो ही मत। एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा लीज, ये 2 चैप्टर में मैं सबसे रेकमेंड करूंगा। अगर आप क्लास में आ सकते हो, या मतलब आप कहीं पे, मतलब अभी वो वडोदरा वालों को मैं नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी, बट जो लोकल है, डायरेक्ट बुकिंग टिकट्स फ्रॉम दिल्ली। अच्छा आप दिल्ली में रहते हो, अभी ये कहाँ से लोग बैठे हैं यहाँ पर, मतलब दिल्ली से भी है, सही है, मतलब क्या बात है, वेरी गुड। सर कब से चालू होगा लीज एंड इंडेस? लीज तो दिवाली के बाद शुरू होगा, टिकट कटा लो दिल्ली वाले। आप कनॉट प्लेस पे घूमते हो, हम आपको यहाँ पे बंबई घुमाएंगे, और दिल्ली वाले एक्सेंट में पढ़ाएंगे, वो भी आता है अपने को। अपने को सब एक्सेंट आता है, साउथ इंडियन एक्सेंट भी आता है, दिल्ली भी आता है, सब आता है, और हैदराबादी भी आता है। क्या बात, खून में तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब वो उर्दू और हिंदी की मिक्सचर होती है, डेक्कन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, बट वो एकदम सुनने में इतना मस्त लगता है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द चैप्टर। सो 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। सो आई विल फर्स्ट पुट द objective. It prescribes the following. So इसमें आपको चेंजेस कहां कहां पे देखने मिलेगा मालूम है? मेजर आपको चेंजेस देखने मिलेगा इन फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा, क्योंकि जो आप इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल वगैरह पढ़ते थे ना, सब उड़ा दिया इधर। इधर सिर्फ फॉरेन ऑपरेशन है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल, तो वो आपको बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा। फिर उसमें ऐसा होता था, इंटेग्रल में आप सब मॉनिटरी आइटम्स को कन्वर्ट करते थे क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनिटरी को नहीं करते थे, इधर सबको कन्वर्ट करने का। तो वो सब आपको चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो द फर्स्ट एरिया दैट द स्टैंडर्ड विल कवर इज मेजरमेंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी transaction. So this is quite similar to what you learned at your inter level. You will not have major changes over here. वही रूल है, इनिशियल कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बैलेंस शीट डेट पर क्या करना है, मॉनिटरी आइटम का क्या है, नॉन मॉनिटरी का क्या है, एवरीथिंग इज सेम, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। यू विल फाइंड चेंजेस ओवर हियर। ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, सी ट्रांसलेशन टू प्रेजेंटेशन करेंसी।
फॉरेन करेंसी हेजेस इंड एस 109 में कवर्ड है. कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी cash flows in foreign currency, comma, the cash flow statement is presented as per Ind AS 7 only. मतलब ये सेकंड वाले पॉइंट का मीनिंग ऐसा है कि अगर आपके कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इंड एस 21 के हिसाब से बनेगा. आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा इंड एस 7 के हिसाब से. खाली जो ट्रांसलेशन के रूल्स है वो आपको इंड एस 21 का अप्लाई करना है. मतलब जो फॉरेन करेंसी से आपको फंक्शनल करेंसी में कन्वर्जन करना है, मेजरमेंट करना है, वो आपका इंड एस 21 के हिसाब से होगा. बट आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाना है वो तो फॉर्मेटिंग आपका इंड एस 7 के हिसाब से होगा. ये सेम एक्सक्लूजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में भी था. सेम पॉइंट था कि इवन इफ द कैश फ्लोज आर अराइजिंग इन फॉरेन करेंसी, द कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी मेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ओनली. जस्ट बिकॉज योर कैश फ्लोज आर अराइजिंग इन फॉरेन करेंसी, आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस 11 के हिसाब से बनाएगा, क्योंकि एएस 11 थोड़ी बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है. सेम रूल इधर है. इंड एस 21 थोड़ी बताता है हाउ टू मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट विल बी मेड एज पर व्हाट? इंड एस 7 ओनली, राइट? बट हाउ टू मेजर योर फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज, दैट यू विल डू एज पर इंड एस 21, क्योंकि उसको फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है. Now, currency classification under Ind AS 21. सो इंड एस 21 में अभी तक मैंने टोटल 3 करेंसी का नाम लिया है. पहला फंक्शनल करेंसी, दूसरा फॉरेन करेंसी, और तीसरा प्रेजेंटेशन करेंसी. राइट? सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल करेंसी की. मैं इसका आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूं. फंक्शनल करेंसी इज बेसिकली द करेंसी इन विच यू ऑपरेट योर एंटायर बिजनेस. मतलब आपके सेलिंग प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, आपका एक्सपेंसेस कौन से करेंसी में पे होता है, आप फंडिंग कहां से रेस करते हो, आपका जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है वो लोग कौन से सेलिंग प्राइस में आपसे compete कर रहे हैं. तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है. तो इसको हम लोग इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी बोलते हैं. द करेंसी इन विच द करेंसी विच इज जनरली used in your economic environment is also considered as your functional currency. So I'll put it like this: currency of primary economic environment in which the entity operates, comma, books of accounts are maintained as per functional currency, full stop. It's not assumed
but determined. I'm sorry, मैंने वो स्टेटमेंट तभी उल्टा बोल दिया था. It has to be determined on the basis of 5 conditions and not assumed. तो हम किसी भी करेंसी को अपना फंक्शनल करेंसी अज्यूम करके नहीं चलते, हम ऑन द बेसिस ऑफ दोस 5 कंडीशंस हम डिटरमाइन करते हैं. और वो कैसे डिटरमाइन होता है? 5 में से जो सबसे ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो करेंसी, वो आपका फंक्शनल करेंसी होता है. तो उसमें 3 प्राइमरी कंडीशंस है और 2 सेकेंडरी कंडीशंस है. अब आप एक कंफ्यूजन हो गया रहेगा, सर आपने बोला कि प्रेजेंटेशन करेंसी में आपने को फाइनेंशियल्स बनाना है, आप इधर बोल रहे हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है एज पर फंक्शनल करेंसी. तो बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होता है. करेक्ट. तो आपने फंक्शनल करेंसी में अपने बुक्स मेंटेन करने हैं. अभी जैसे अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के लिए अगर फॉर एग्जांपल डॉलर उनका फंक्शनल करेंसी है, तो उसके सारे जो बुक्स है वो डॉलर में ही बनेंगे. खाली जब उनका फाइनेंशियल्स फाइनलाइज होगा, दैट इज बैलेंस शीट, P&L, एसओसी, नोट्स और कैश फ्लो, वो आपका प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज में जाएगा और उनका जो बुक्स है वो डॉलर में मेंटेन होगा. करेक्ट. बट वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्फोसिस का फंक्शनल करेंसी एज वेल एज प्रेजेंटेशन करेंसी दोनों भी रुपीज ही है. देन फॉरेन करेंसी, आई विल पुट इट लाइक दिस, अदर देन फंक्शनल करेंसी. And presentation currency, I'll put it like this: currency in which enterprises prepares its financial. सर इंडिया के इकोनॉमिक नहीं, ऐसा बात नहीं है. आपको इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच वी ऑपरेट. अभी आप भले ऑपरेट इंडिया से कर रहे हो, मतलब आपका हेड ऑफिस वगैरह इंडिया में है, बट आपका जो सब ट्रांजैक्शंस है और जो आपकी डीलिंग्स है, और समझो वो फॉर एग्जांपल जर्मनी में हो रहे हैं. करेक्ट. आपका प्रोडक्ट जर्मनी में बिकता है. करेक्ट. आपका सेलिंग प्राइसेस यूरोज में डिसाइड होता है. आप सबको पेमेंट यूरो में करते हो. आपकी फैक्ट्री भी वहीं पे कहीं पे है, तो सारा रॉ मटेरियल भी यूरोज में परचेस होता है. करेक्ट. तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप भले ऑपरेट इंडिया में बैठ के कर रहे हो, बट आपका पूरा धंधा जर्मनी में चल रहा है एंड आपके सारे जो पेमेंट्स है और आपके सेलिंग प्राइसेस है वो सब कुछ यूरोज में डिटरमाइन हो रहा है. तो ऐसे केस में फिर आपके लिए फंक्शनल करेंसी यूरो होगा, इंडियन रूपी नहीं होगा, क्योंकि आपके कंपटीशन भी यूरोप के दूसरे, जर्मनी के दूसरे सप्लायर्स के साथ होगी, और वो दूसरे सप्लायर्स भी तो यूरो में माल बेच रहे हैं ना. तो आपको दूसरे सप्लायर्स कैसे आपके कॉम्पीट कर रहे हैं, कौन से करेंसी में आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, वो भी आपको सोचना है. ऐसा. सो एंटरप्राइज प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल statements. In the bracket you can write legal requirements or in some cases management discretion. But management discretion always goes with legal requirements only, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं करेगा कि दो दो ड्राफ्ट करेगा कि लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रुपीज और हमको लगता है नहीं हमें डॉलर में भी प्रेजेंट करना चाहिए. तो वो जनरली कब करता है? जब उसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फॉरेन में बैठे हैं, FII से ज्यादा पैसा आ रहा है उसको. तो so we'll cover up only one last point for the day, that is factors considered. जो मैं 5 कंडीशंस तब से बोल रहा हूं ना, फॉरेन करेंसीज अदर देन फंक्शनल करेंसी, सो कैन बी प्रेजेंटेशन करेंसी ऑल्सो, मे बी, हो सकता है. मतलब फॉर एग्जांपल आपका फंक्शनल करेंसी रूपी है, सॉरी आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, ठीक है, तो आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन रूपी में कर दिया तो वो फॉरेन करेंसी हो गया, और आपको प्रेजेंट भी रूपी में करना है तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है. फैक्टर्स कंसिडर्ड in determination of functional currency.
So we have 5 factors over here to be considered. The first 3 are considered as the primary and the last 2 are considered as secondary. So I'll say point number 1, currency which majorly influences the sale price of goods and services. Bracket में we'll write currency in which selling price is determined and settled. मतलब सर एक सिंपल कॉमन सेंस है, आज संडे है राइट, तो काफी सारे लोग ने डिसाइड किया होगा कि दिवाली है तो दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं आज, तो आप जाओगे लाइफस्टाइल्स में या फिर आप चले गए मैक्स में कपड़े खरीदने, ठीक है, या फिर कोई और ज्यादा होगा वो जारा में जाएगा, कोई और उसका होगा तो वो H&M में जाएगा, करेक्ट, और हमारे जैसे लेजेंड लोग टेलर की दुकान में जाएंगे, ए भाई कपड़ा निकाल माप ले और सिलाई कर, करेक्ट। तो लॉजिक क्या है कि आप चले गए जारा के स्टोर में, अब जारा के स्टोर तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सही है, बट इंडिया में अगर आप जारा की बात करो तो इंडिया में जो जारा के कपड़े लगे होते हैं उसका जो टैग होता है ना वो डॉलर में नहीं होता है, यूरो में नहीं होता, वो रुपीज में होता है, क्योंकि अगर डॉलर में होगा ना तो आधे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा और बहुत लोग खुश भी हो जाएंगे, $20 को 20 रुपया समझेंगे, वाह 20 रुपए में इतना अच्छा ड्रेस, तो ये दिक्कत हो जाएगी। अब आपको क्या समझना है कि ये जो जारा जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है ना उसने एक अलग से कंपनी खोली होगी इंडिया में, राइट, तो हाँ क्या इंडी, अच्छा वो ऐसे एंटिटी को इंडी टेक्स बोलते हैं, बट वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करेंगे ना यहाँ पे, बट वो इट्स अ सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन होल्डिंग तो वो अपने लिए उसके लिए फंक्शनल करेंसी है ना डॉलर नहीं होगा। अभी मुझे पता नहीं जारा कौन से कंट्री का ब्रांड है, यूएस का है या यूरोप का है मुझे पता नहीं, मैं कभी उसके आउटलेट में गया नहीं हूँ, करेक्ट, हाँ, जस्ट लाइक अमेजॉन इंडिया, परफेक्ट, अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कैसे है वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। तो अमेजॉन इंडिया में आप जो भी सर्च करो ना प्रोडक्ट उसका सब प्राइस रुपीज में आता है, बट आप amazon.ca खोलो, वेबसाइट टाइप करो amazon.ca, कनाडा का अमेजॉन खुलता है, उसमें सब कैनेडियन डॉलर्स में प्राइसेस होते हैं। आप amazon.ae खोलो तो दुबई का क्या है, ये खुलता है अमेजॉन। अमेजॉन पहले दुबई में एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी कॉल्ड सुक, SOUQ, सुक मतलब बड़ा दुकान। अमेजॉन को गल्फ में एंट्री करना था, उसने सुक को खरीद लिया। सुक दुबई, सऊदी, कतार ऐसे बड़े बड़े गल्फ कंट्रीज में प्रेजेंट था ऐसा, तो उसको अमेजॉन ने खरीद लिया, तो अमेजॉन ऑटोमेटिकली इतना बड़ा एक्सपांड कर दिया पूरे गल्फ में ऐसा। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, हर कंट्री में अलग अलग उस कंट्री में जो सेलिंग प्राइस चलता है ना उसके, सॉरी जो करेंसी चलता है उसमें अपनी सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो अभी जारा ने अगर इंडिया में कपड़ा बेचना है तो वो इंडियन रुपीस में टैग लगाता है, 5,000 की ड्रेस है, 4,000 की ड्रेस है, 15,000 की ड्रेस है एंड सो ऑन। तो आपको इजी होता है प्राइस समझने के लिए, हाँ 15,000 जान दे अपना छोड़ दे, तो जे एक जीरो कम होता तो सोच भी लेता, करेक्ट, हाँ हाँ, फिर वो लोग चेंज करते हैं, तो फिर वो डायरेक्ट इंपोर्ट करते होंगे, मतलब उनका मटेरियल एक ही पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता होगा, बट इंडिया में आती है वो लोग रुपी का टैग लगाते हैं, मतलब दे आर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस इन व्हाट, रुपीस। तो उनके लिए फंक्शनल करेंसी क्या होता है, रुपी हो जाता है, क्योंकि अगर वो यूरो में लगाएगा या डॉलर में लगाएगा ना तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होगा इंडिया में, क्योंकि हम वो डॉलर का सिंबल को नहीं देखेंगे, वो क्योंकि अपने को अगर समझो 15,000 की ड्रेस है तो उनके लिए तो वो 200 या $250 हो गया, तो अपन देखेंगे 200, अरे 200 में चल ले ले 10 ले ले, उधर जाके बोले सर 1.5 लाख ले ले वापस नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट विल हैपन। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि द करेंसी विच मेजरली इन्फ्लुएंसेस द सेल प्राइस, और इन सिंपल वर्ड्स द करेंसी इन विच यू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। बोलते ना जैसा देश वैसा बेस, अभी इन्फोसिस को अगर यूएस में कोटेशन देना है तो इन्फोसिस इंडियन रुपी में कोटेशन नहीं देता है, वो डॉलर में ही कोटेशन देता है। मतलब एक्चुअली अगर आप इन्फोसिस के हिसाब से जाओ ना तो पॉइंट नंबर 1 इन्फोसिस के लिए डॉलर बैठता है, रुपी नहीं बैठता, क्योंकि इन्फोसिस का मेजर बिलिंग डॉलर में ही होता है। इन्फोसिस के लिए पॉइंट नंबर 2 भी डॉलर ही बैठेगा,
currency of country whose regulation and competitive forces determine the selling price of goods and services. यूएस का रेगुलेशन कौन से करेंसी को प्रमोट करेगा? यूरो को, डॉलर को ही ना, और वहां के जो लोकल कॉम्पिटिटर है वो डॉलर में ही जाएंगे, बराबर है। तो अगर इंफोसिस अपने क्लाइंट्स यूएस में ढूंढ रहा है तो इंफोसिस के लिए इवन सेकेंड पॉइंट के हिसाब से करेंसी विल बी व्हाट यू नो, डॉलर। ठीक है, स्टॉप करते हैं यहाँ पे, खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि और 5-6 पॉइंट डिस्कस करना है, तो उतना टाइम नहीं है अपने पास। बट एज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, अगर मैं इंफोसिस का एग्जांपल ले लूं तो मेरे दोनों फैक्टर्स फिलहाल डॉलर्स की तरफ झुक रहे हैं। तो विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो एंड डे आफ्टर विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो प्री दिवाली अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।